नमस्कार। अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता। अहिंसा क्या है? श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग प्रचार संघ के संस्थापक, उन्होंने अहिंसा का बड़े ही व्यवहारिक परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि मन वचन कर्म से जानबूझकर किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना अहिंसा कहलाता है। इससे पहले महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का परिभाषा दिया, उसमें सीधे कहा गया है कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हत्या नहीं करना अहिंसा कहलाता है। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि यह व्यवहारिक परिभाषा नहीं है। कारण कि इस प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे का आहार करते हैं, मतलब जीव जीवस्य भोजनम। तो अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए प्रकृति ने जो आहार निर्धारित कर दिया हर जीव को, उसको लेना पड़ता है। और अपने जीवन रक्षा के लिए जो आहार लेना पड़ता है, उस आहार लेने के दरमियान किसी न किसी तरह से जीव की हत्या होती है। मनुष्य श्वास प्रश्वास लेता है। अब इस श्वास के द्वारा अनगिनत छोटे छोटे जीवाणु अंदर प्रवेश करते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। लेकिन इसमें हमारा कतई उद्देश्य नहीं है किसी जीव की हत्या करना, लेकिन अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए श्वास लेना हमें जरूरी है। और इस दरमियान अनजाने में अगर किसी जीव की हत्या होती है तो यह हिंसा नहीं कहलाएगा। उसी तरह से किसान कृषि करता है, खेत जोतता है। अब खेत जोतने के दरमियान बहुत सारे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु मारे जाते हैं। लेकिन किसान का उद्देश्य नहीं है किसी जीव की हत्या करना, क्योंकि अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कृषि कार्य करना आवश्यक है, इसलिए वह कृषि कार्य करता है। और उस दरमियान अनजाने में छोटे छोटे जीवों की हत्या होती है तो वह हिंसा नहीं कहलाएगा। ठीक इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि परम पुरुष शरीर दिए हैं। इसी शरीर से मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस शरीर की रक्षा करना हर इंसान की परम कर्तव्य है। तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के दरमियान, आत्मरक्षा करने के दरमियान अगर किसी की हत्या होती है तो यह भी हिंसा नहीं है, यह भी अहिंसा होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जानबूझकर किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना अहिंसा कहलाएगा। यह व्यवहारिक है, यह सर्वमान्य है। इसको चाहे तो सभी लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि कोई भी किसी भी जीव को हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें कष्ट नहीं पहुंचानी चाहिए, भले ही वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है कि खटिया में खटमल है, अगर खटमल काटता रहे तो भी उसकी हत्या नहीं करनी है। कोई हत्या करने के इरादे से तलवार लेकर आ जाए, तलवार चला दे तो भी आत्मरक्षा नहीं करनी है। तो ऐसे में तो फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसी अहिंसा के गलत व्याख्या के कारण महात्मा गांधी ने
स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ी भूल की, जिसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। अंग्रेज निर्दोष भारतीयों की हत्या करते रहे, प्रताड़ित करते रहे। महात्मा गांधी ने लोगों को मोबिलाइज तो किया, अन्याय और शोषण के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों का आंदोलित तो किए, लेकिन उन्होंने साफ मना किया कि किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार नहीं उठाना है। अब मित्रों, आप लोग को मालूम है कि बीच बीच में जब जब आंदोलन चरम अवस्था में पहुंचा, छोटी मोटी हिंसात्मक घटनाएं घटी, जिसके चलते महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, जिस कारण से भारतवर्ष संपूर्ण आज़ादी नहीं ले पाया। क्योंकि कहा गया है ना, पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट। बिना संघर्ष के शांति नहीं स्थापित होती है। इसी गांधी के गलत नीति के कारण सुभाष चंद्र बोस जैसा महान क्रांतिकारी सेनानी, जिन्होंने अपना जीवन भारत की संपूर्ण आज़ादी के लिए उत्सर्ग कर दिया, अंग्रेजों के साथ महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने समझौता करके और सुभाष चंद्र बोस को, जो आज भी भारतीयों के रोल मॉडल के रूप में हैं, भारतीय बहुत प्यार करते हैं, कि उन्होंने संपूर्ण आज़ादी के सपना देखा था। उन्होंने कहा था, उनका सपना था कि अंग्रेज भी जाए और अंग्रेजियत भी चला जाए, लेकिन अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने एक समझौता के तहत अंग्रेजों को तो यहाँ से जाने दिया, अंग्रेजियत को रख लिया, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में उन्होंने जो समझौता किया, वह समझौता ठीक उसी तरह से है जैसे सुभाष चंद्र बोस को जिंदा ही दफन कर दिया गया। मित्रों, इस समझौता के जो ही सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह समझौता अंग्रेजों से किया है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा किसी भी अवस्था में अगर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, तो वह उन्हें कांग्रेस सरकार अंग्रेजों के हाथ सौंप देगी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस एक नाटकीय अंदाज में अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। सुभाष चंद्र बोस को क्या हुआ, इसकी गुत्थी आज तक किसी सरकार ने सुलझा नहीं सकी, लेकिन आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्यानंद मूर्ति जी का अगर माने तो उनका कहना है कि उस हवाई जहाज की दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई। इतना ही नहीं, बीच बीच में जो आयोग गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस के मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, उन आयोगों ने भी मैक्सिमम यही कहा कि सुभाष चंद्र बोस को उस हवाई दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई जिसका जिक्र किया जाता है। मित्रों, इसी महात्मा गांधी के गलत अहिंसा नीति के कारण सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को असमय फांसी दी गई। अगर महात्मा गांधी चाहते तो अंग्रेजों पर दबाव बना करके महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत जिस अहिंसा के रास्ते पर चला, उस रास्ते के परिणाम 1962 के भारत चीन युद्ध। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत ने जो अपना आत्मसम्मान खोया, अब बदले में युद्ध विराम के लिए तत्कालीन नेहरू सरकार ने जब 45,000 वर्ग हेक्टेयर भारत भूमि चीन के हाथों सौंप करके समझौता किया, यह जो आत्मसम्मान पर जो बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, उस आघात को आज तक भारत की 137 करोड़ आबादी भूल नहीं पाया है। मित्रों, अब पुनः जब चीन भारत पर आंखें तरेर रहा है और तत्कालीन सरकार साथ साथ भारत की 137 करोड़ जनता अपनी आत्मसम्मान को वापस लेने के लिए चीन से दो हाथ करने के लिए जब रेडी है, तैयार है, तो भी उस नेहरू परिवार के गांधीवादी लोग, जिनके शहजादे राहुल गांधी, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी और साथ साथ नेहरू परिवार के समस्त कांग्रेसी तरह तरह की बेतुका सवाल पूछ रहे हैं। कभी राहुल गांधी पूछते हैं कि लद्दाख में भारत की सेना बिना हथियार के क्यों गए। कभी कहते हैं कि क्या प्रमाण है कि चीनी सैनिक मारे गए। कभी र्यूमर फैलाते हैं कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के कब्जा में चला गया है। इस तरह से बेतुका सवाल जवाब करके भारत सरकार के ही नहीं, भारत के समस्त नागरिकों का मोरल डाउन करने का कोशिश कर रहे हैं। सरहद की रक्षा के लिए जो सैनिक अपना जान न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध हैं, उन सैनिकों का मोरल डाउन किया जा रहा है। यह है गांधीवादी नीति, यह है कांग्रेस की नीति। तो बंधुओं, इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि आत्मसम्मान को गिरवी रख करके शांति स्थापित करना मर जाने के बराबर है। स्वाभिमान से ही मनुष्यों का सर्वांगीण विकास होता है। जिसका स्वाभिमान मर गया, तो समझो कि उसकी जिंदा मौत हो गई। इसको समझना है। ये अलग बात है कि मोदी सरकार आंतरिक मामले में फेल है, बेरोजगारी, गरीबी मिटाने में फेल है। तो इस मामले में कांग्रेस सरकार भी फेल है। गरीबी के नारे लगा करके 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन आज तक गरीबी नहीं मिटी। मोदी सरकार की यही बात है। जो भी सरकारें सत्ता में आती हैं, सत्ता पर बैठती हैं, सब एक ही नारे लेकर आते हैं, गरीबी हटाओ। गरीबों के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, बेरोजगारी के नाम पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार अच्छा कर रही है। इसलिए हमें यूनाइट होकर के साथ देना चाहिए। और आज के युग में जंग जो है केवल बॉर्डर पर
आमने सामने हथियारों से नहीं होती है। आर्थिक युद्ध, साइबर क्राइम, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध, साइकोलॉजिकल वार, सभी तरह के। इसमें सबको, सभी दलों को, सबको यूनाइट रहना चाहिए, तभी आज के युग में कोई भी देश दुश्मन से जंग जीत सकता है। बंधुओं, साम्यवादी लोग, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी, इन कम्युनिस्ट पार्टियों को साम्यवाद के अर्थ लेकर के जो 2 गज जमीन के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, चीन के बुरा हाल देख करके ये लोग भी बिलबिला उठे हैं। दुनिया से साम्यवाद तो खत्म हो गया, पर इसकी ऐंठन गई नहीं। भारत सरकार को नसीहत दे रहे हैं, भारत सरकार को आरोप लगा रहे हैं कि यह मोदी सरकार या भारत सरकार अपने पड़ोसियों से रिश्ता बिगाड़ लिया है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि पड़ोसी हम पर वार करे, बेवजह के हम पर आंखें तरे रे, हमारा ज़मीन कब्जा करने का कोशिश करे जबरदस्ती, और हम चुपचाप हाथ पर आधार कर बैठे रहें। मतलब अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें, अर्जित करते रहें, वो हम पर हथियार से हमला करें, हम क्या करें, उसकी पूजा करें, तब ठीक है। तो इन कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है। ये रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत का, लेकिन इनका जो दिलो दिमाग और मन बसता है चाइना में, क्योंकि चाइना साम्यवादी देश है। बंधुओं, महात्मा गांधी के अहिंसा नीति के कारण भारत को जो नुकसान हुआ, जिस कारण से भारत आज भी आर्थिक गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है, राजनीतिक आज़ादी भी सही ढंग से नहीं मिली, आर्थिक आज़ादी तो मिली ही नहीं। और दूसरी बात क्या है कि चूंकि 1947 से ही सोवियत संघ के साथ, जो उस समय सोवियत रूस, जो सोवियत संघ हुआ करता था, जो प्योर साम्यवादी था, उसके साथ भारत सरकार का संबंध था। और कहते हैं ना कि सोवियत संघ का भी भारत के साथ दोस्ताना रिश्ता था और रूस का भी था। पर वह जो दोस्ती था यूं ही नहीं था, उस दोस्ती के रास्ते से सोवियत संघ भारत में भी धीरे धीरे साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था। और कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा अहम योगदान था। और यह तब सिद्ध हुआ जब तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने छब्बीस जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू किया। इमरजेंसी लगा करके और 1976 में भारत के संविधान, जिसका मूल है प्रस्तावना, उसमें इन्होंने संशोधन करने का हिम्मत किया, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, सारा पावर इनके हाथ में था और साम्यवादी देशों का प्रभाव इस पर था। उस प्रस्तावना में इन्होंने 2 शब्द जोड़ा। वो जोड़ा, एक समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। बंधुओं, इसमें कतई शक नहीं है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों साम्यवाद में हैं। साम्यवाद धर्म को अफीम मानता है और समाजवाद का मतलब है कि
वह सबको समान बनाना चाहता है, बराबर, कोई भी हो, किसी भी स्टैंडर्ड का, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, लेबर हो, सबको वह समान बनाना चाहता है। लेकिन यह बिल्कुल अननेचुरल है, प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति का जो नेचर है वही विभिन्नता है। तो सभी मनुष्यों के अंदर अलग अलग कैपेसिटी है, तो सबको समान रूप से लेकर चलना मुश्किल है। इसलिए यह सफल नहीं हुआ। सोवियत संघ में साम्यवाद तो पूरा लागू किया गया, लेकिन वह महज 80 साल में ही टूट गया, क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, विवेकशील है और सबकी अलग अलग क्षमता है। तो उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें फैसिलिटी देना पड़ेगा, तभी जाकर विकास होगा, नहीं तो विकास के पहिया थम जाएंगे। सोवियत संघ में ही हुआ कि विकास का पहिया थम गया, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर को और एक लेबर को, दोनों को एक ही फैसिलिटी दी जाती थी। एक साइंटिस्ट को और एक साधारण जो चपरासी है, क्लर्क है, उसको भी सेम फैसिलिटी, एक किसान को, एक मजदूर को सेम फैसिलिटी। तो ऐसा नहीं चलता है। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट सबको समान मिलना चाहिए, जिसमें प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि 5 जो मूलभूत चीज़ें हैं जो मनुष्य के अस्तित्व रक्षा के लिए आवश्यक है, वो सबको बराबर मिलना चाहिए, जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास। लेकिन बाकी जो स्पेशल एम्यूनिटीज हैं, सुविधाएं हैं, वो अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलना चाहिए, ताकि ये जो उनके अंदर जो उत्साह वर्धन होता रहे। तो खैर सक्सेस नहीं हुआ। अब भारत में भी समाजवाद आज तक न आया, न भविष्य में कभी आने वाला है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद से तो भारतवर्ष को कुछ नुकसान हुआ ही या न हुआ, लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में जोड़ा गया, इससे भारतवर्ष को बहुत नुकसान हुआ। बंधुओं, यहाँ पर या तो लोग धर्म की परिभाषा जानते नहीं हैं, या जानबूझकर के अनजान बनने की कोशिश करते हैं। धर्म क्या है? धर्म किसी भी वस्तु के, किसी भी जीव का मूल पहचान है, विशेष लक्षण है, जिसके द्वारा वह पहचाना जाता है। जैसे अग्नि में जलाने का गुण अगर न रहे तो उसको अग्नि नहीं कहेंगे। अग्नि तब तक कही जाती जब उसमें जलाने के गुण है। जलाने की क्षमता खत्म हो जाए तो अग्नि नहीं।